स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम पिछले साल का क्वेश्चन पेपर 2020 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं करा चुकी हूँ। आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो 2 नंबर में पूछे जा रहे थे वो भी आपको मैं करवा चुकी हूँ। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जो क्वेश्चंस आपके बाकी रह गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और इस पिछले प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करने से आपको क्या चीज समझ में आती है कि आपको अपना उत्तर किस तरह से उत्तर पुस्तिका में रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको चित्र बनाने हैं, कैसे आपको चित्रों की लेवलिंग करनी है और किस तरह से आप अच्छे नंबर पाएंगे। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को जितना ही आप सॉल्व करते हैं, जितना ही उसकी प्रैक्टिस करते हैं और टाइम लिमिट में आप कंप्लीट करते हैं अपने आंसर शीट को, उतना ही आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है और प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। इस कहावत के साथ चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम अपना आगे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 28 ये जीव विज्ञान का 2020 का क्वेश्चन पेपर है। 2020 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन नंबर 28 था, एक कोशिकीय जीवों द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये वाला मैंने इसलिए आपको सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि ये आपका इस बार के सिलेबस में नहीं है, यानी कि कट शॉर्ट हो गया था। तो अथवा लगा के दूसरा ऑप्शन पूछा गया था, एक उपयुक्त आरेख के साथ स्तन ग्रंथि के संगठन का वर्णन कीजिए। विद अ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है और उसका डायग्राम आप बनाना सीख लेंगे अच्छी तरह से, है ना। आपको मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में मैं प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 28 में बता चुकी हूँ। पूरा का पूरा आपको अच्छे से, जिस तरह से मैंने लिखवाया है, पॉइंट वाइज आपको सॉल्व करते समय आंसर लिखना है ना। जिसमें आपका फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स सभी मादा स्तनधारियों का लक्षण है और मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज और वेरिएबल अमाउंट में फैट प्रेजेंट होता है। और उसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, मेमोरी लोब्स में सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं जिन्हें अल्वियोलाई कहते हैं और अल्वियोलाई की जो सेल्स होती हैं उनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है और अल्वियोलाई की कैविटीज में वो इकट्ठा होता जाता है। कैविटीज को आप ल्यूमन भी कहते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई कहाँ खुलती है? उनकी डक्ट्स में खुलती है और हर लोब की ट्यूब्यूल्स मिल करके मेमोरी डक्ट्स जो हैं वो बनाती हैं। मेमोरी डक्ट्स जो हैं वो वाइडर मेमोरी एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा मिल्क सिक्रीट होता है। ये पूरा आपको फंक्शनल जो है स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन दे दी आपने। अगले पेज पे आप क्या करेंगे, डायग्रामेटिक व्यू में उसको रिप्रेजेंट करेंगे और लेवलिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सब, जिसका प्रश्नोत्तर क्रमांक 29। प्रश्नोत्तर क्रमांक 29। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका 29 क्या है? असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी को परिभाषित कीजिए। यह बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी से किस तरीके से भिन्न है और निम्नांकित गुणसूत्रीय क्रोमोसोमीय विकार वाले व्यक्तियों का वर्णन कीजिए, है ना। डिफाइन एन्यूप्लॉइडी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉलीप्लॉइडी। यानी एक क्वेश्चन का पार्ट, एन्यूप्लॉइडी को डिफाइन करिए और पॉलीप्लॉइडी से ये किस तरह से भिन्न है। डिस्क्राइब द इंडिविजुअल्स हैविंग फॉलोइंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, और इन डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है ना। तो इसको पहले हम टू द पॉइंट एक एक चीज को लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर करेंगे। प्रश्नोत्तर क्रमांक 29 में लिखेंगे आप असुगुणिता।
असुगुणिता। असुगुणिता क्या होती है उसको भी लिखेंगे। कभी कभी युग्मक निर्माण के समय युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रों के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक गुणसूत्र की अधिकता या कमी हो जाती है। एक गुणसूत्र की अधिकता या कमी हो जाती है, इसे असुगुणिता कहते हैं। इसे असुगुणिता कहते हैं। और क्वेश्चन क्या था? पॉलीप्लॉइडी से, ये है एन्यूप्लॉइडी, और पॉलीप्लॉइडी से किस तरह से भिन्न है, आपको उसके बारे में भी लिखना है कि ये पॉलीप्लॉइडी से किस तरह से भिन्न है। तो असुगुणिता का आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा, यानी कि आपको उदाहरण भी लिखना होगा। उदाहरण भी लिखेंगे। एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हमें लिखना है पॉलीप्लॉइडी के बारे में, यानी कि बहुगुणिता से किस तरह से असुगुणिता भिन्न है। तो बहुगुणिता के बारे में भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम बहुगुणिता के बारे में। ये क्या है? कभी कभी विरले से ही पादपों में गुणसूत्र का एक पूरा समुच्चय, गुणसूत्र का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, जिसे बहुगुणिता कहते हैं। अधिक जाता है, जिसे बहुगुणिता कहते हैं।
बहुगुणिता कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स एक्स वाई और एक्स ओ के बारे में आपको लिखना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया पॉइंट वाइज चीजों को लिखेंगे, यानी कि एकदम टू द पॉइंट लिखेंगे। जितना टीचर जानना चाह रहा है उतना ही आपको लिखना होगा। तो पार्ट 2 के बारे में हम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 आपको किसके बारे में डिस्क्राइब करना है? एक्स एक्स वाई के बारे में डिस्क्राइब करना है। उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस प्रकार के गुणसूत्र किसमें होते हैं? क्लाइनोफेल्टर नाम के सिंड्रोम में होते हैं। तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे क्लाइनोफेल्टर नाम के सिंड्रोम में होते हैं। सिंड्रोम में होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति समग्र रूप से पुंज प्रधान तथा स्त्रीवत पुरुष वक्ष वर्धन होता है। इसमें व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। और व्यक्ति कैसे होते हैं? व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिनसे बच्चे नहीं हो सकते। इनकी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और व्यक्ति बांझ होते हैं। उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? 47 हो जाते हैं तथा व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्स ओ के बारे में लिखना है, तो वो भी आप लिखेंगे एक्स ओ के बारे में। एक्स ओ के बारे में लिखेंगे इस प्रकार के गुणसूत्र किसमें होते हैं? फीमेल्स में, नारियों में टर्नर सिंड्रोम के रूप में होते हैं। इसका नाम हम लिख देंगे टर्नर
सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम के रूप में होते हैं। टर्नर सिंड्रोम के कारण होते हैं, यहां लिखेंगे हम, के कारण होते हैं। ऐसी नालियों में गुणसूत्रों की संख्या ऐसी नालियों में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ऐसी नारियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव तथा अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं। अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं। है ना? तो ये आपका XXY और XO, एक में आपका टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया गया, एक में आपका क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताया गया। ये दोनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, जो एक ही क्वेश्चन का पार्ट है ना? अब आपको प्रश्न संख्या 30 करना है और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे हैं सॉल्व 2020 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 क्या है? प्रश्न संख्या 30 है, अनुकूली विकरण क्या है और अब अभिसारी विकास तथा अपसारी विकास में अंतर लिखिए। और क्या है? 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड क्या हैं? प्रत्येक पिरामिड द्वारा क्या जानकारी दी जाती है? ये आपका क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में आपका पूछा गया। 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 30। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 30 क्या कहता है यहाँ पे आपका? पिरामिड। इसमें लिखेंगे एक परितंत्र के विभिन्न हिस्सों का आरेखीय निरूपण करने पर एक परितंत्र के विभिन्न हिस्सों का आरेखीय निरूपण करने पर आरेखीय निरूपण करने पर जो संरचना प्राप्त होती है
जो संरचना प्राप्त होती है पिरामिड कहलाती है। पिरामिड की अवधारणा को पिरामिड की अवधारणा को किसने दिया था? एल्टन ने। तो इनका नाम लिखना है आपको, तो आप लिख देंगे यहाँ पे एल्टन ने दिया था, जिस कारण इन्हें एल्टेनियन पिरामिड भी कहते हैं। इन्हें एल्टेनियन पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसमें आधार पर, उत्पादक तथा शीर्ष पर क्रमशः, ये भी लिखेंगे। इसमें आधार पर, उत्पादक और शीर्ष पर क्रमशः, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको जीव संख्या का पिरामिड बनाना पड़ेगा। जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, ये 3 तरीके के होते हैं। तो उसको आपको बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कितना है? 5 नंबर में पूछा गया है। तो लिखेंगे आप जीव संख्या का पिरामिड। लिखेंगे जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड में लिखेंगे वह पिरामिड जो एक परितंत्र के विभिन्न जीवों के मध्य, जो एक परितंत्र के विभिन्न जीवों के मध्य, एक परितंत्र के विभिन्न जीवों के मध्य ऊर्जा संबंध को दर्शाता है। ऊर्जा संबंध को दर्शाता है, जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। जीव
संख्या का पिरामिड कहलाता है। उदाहरण के तौर पे लिखेंगे हम। उदाहरण तालाब का पिरामिड ले लेंगे उदाहरण के तौर पे। तालाब का पिरामिड ड्रॉ भी करना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? पिरामिड बना लिया, अब इसकी लेबलिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? उत्पादक, यहाँ लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता भी लिखेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बड़ी मछली, है ना। सबसे पहले क्या उत्पादक कौन से हैं? उत्पादक में आप लिख देंगे पादप प्लवक, पादप प्लवक। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में आप लिख देंगे प्राणी प्लवक। यहाँ पे लिखेंगे आप छोटी मछली, और सबसे ऊपर लिखेंगे आप बड़ी मछली। तो ये आपका तालाब का पिरामिड जो है वो कंप्लीट हो गया। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में 2020 जीव विज्ञान सैद्धांतिक का प्रश्न पत्र कंप्लीट किया। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने चर्चा कर ली है पूरी। आज आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर को रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।